स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, आज के वीडियो के अंतर्गत हम यूपी SSC पेट, यूपी TGT PGT SSC टेट जो है CTET, और उसके बाद में रेलवे, बैंक, SSC, और इसके बाद में तमाम सारे जितने भी आपके यूपी के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, या आप देखेंगे जैसे UPSI हो गया, UPPP हो गया, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस, इन सभी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर के, चाहे जहां भी आपको भारतीय संविधान से और राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं लाने जा रहा हूँ, यही इसी के अंदर सारे के सारे प्रश्न फंसेंगे, ध्यान रखेंगे। और बस इतना आपको पढ़ ले, 1000 प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छे तरीके से अगर आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसमें प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आपको इसके माध्यम से पूरे संविधान की जानकारी विस्तृत फॉर्म में होने वाली है। BA फर्स्ट ईयर की दृष्टि से भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। BA फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर की दृष्टि से यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। किसी विश्वविद्यालय में BA सेकंड ईयर में भी भारतीय संविधान पूछा आता तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगी। हैंड राइटिंग से हमने इसको लिखा है अपने हाथों से, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद में सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो पाती हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को लेकर के पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह कब लागू हुआ था। क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। 1773 ईस्वी में यह लागू हुआ था। कौन लागू हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। इस अधिनियम की बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। क्या, फिर से सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा, आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कि 1773 ईस्वी में आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक, मतलब कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में बताना चाहूँ तो। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी, और साथ ही साथ बात करें तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में एक प्रकार से मान्यता भी मिली थी इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, और ध्यान रखेंगे यह जो किया गया था, ये इसमें बताया गया कि जो मुंबई के और मद्रास के गवर्नर होंगे, वह जो होंगे बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा अब से, उसके अधीन कार्य करेंगे। यह सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम से, 2-3 बार पूछा गया है कि जो है भारत के, मतलब पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके, ध्यान रखेंगे। और तमाम सारी बातें हैं इस एक्ट को लेकर के, ज़्यादा डिटेल से चलेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से आपका समय जो है ले लूँगा, लेकिन यहाँ पर इतनी बातें आपकी क्लियर जो है जाननी आवश्यक थी इस एक्ट को लेकर के। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लागू हुआ था जो है 1781 को, मतलब कि 1781 ईस्वी को लागू हुआ था। कलकत्ता और कोलकाता के में बात की जाए तो वहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 का, उसको लाना पड़ा। और इस एक्ट की बात की जाए तो इसके अनुसार कलकत्ता की जो सरकार थी, उस कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने, मतलब कानून बनाने का क्या किया गया था? प्राधिकार, अर्थात जो है उनको अधिकार प्रदान किया गया था कि जो है बंगाल, बिहार, मतलब कि बिहार और उड़ीसा जो है के लिए जो है कलकत्ता की सरकार जो होगी वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या करेगी? आप कानून बना सकती थी। यह नियम बताया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थे जो 1781 में आया था। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर की पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम दोहरा प्रशासन के भी नाम से जानते हैं, तो आपसे पूछेगा एग्जाम्स में कि जो है दोहरे प्रशासन के नाम से या फिर दोहरा प्रशासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1784 से प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से।
तो यहाँ पर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कलेक्टर जो है कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। मतलब इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर थोड़ा फिर से क्वेश्चन पढ़ें। पिट्स इंडिया एक्ट यानी दोहरा प्रशासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए कब लागू हुआ। मतलब कि दोनों के लिए, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वह व्यापारिक मामले देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हुआ करते थे वह राजनीतिक मामले देखते थे। और यह जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, मतलब कि सॉरी, यह जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह कब लागू हुआ था। दोहरा प्रशासन, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे दोहरा प्रशासन में, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे और दूसरे कौन हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे वह राजनीतिक मसलों को देखते थे, राजनीतिक मामलों को देखते थे। लेकिन जो व्यापारिक मामले होते थे उनको कौन देखता था, उनको देखते थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उनको देखते थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। ठीक, और यही पूछ रहा है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें दो चीज़ें की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको दोहरा प्रशासन हम कहते हैं। तो यह कब लागू हुआ था, तो यह 1784 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1784 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था मेरे प्यारे, 1784 में लागू हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, 1773 में। और हमने क्या बताया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ, 1781 में। सबको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है कि चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ। क्या चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बताने का प्रयास करें। चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ, तो चार्टर अधिनियम जो पारित हुआ था 1793 तथा 1813 ईस्वी में पारित हुआ। और 1833 तथा 1853 ईस्वी में पारित हुआ। मतलब कि जो चार्टर अधिनियम था वह जो है एक प्रकार से एक समय में नहीं पारित हुआ था। 1793 में भी पारित हुआ है, 1813 में भी पारित हुआ है, 1833 में भी पारित हुआ, 1853 में भी जो है पारित हुआ है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तो जो है क्या हमने बताया था, चार्टर अधिनियम। ठीक, ध्यान रखेंगे, चार्टर अधिनियम जो 1793 का चार्टर अधिनियम था, 1793 का चार्टर अधिनियम जो था उसके तहत क्या किया गया था, जो है नियंत्रण जो था बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत। वहीं 1813 का चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो उसकी विशेषता यह थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों जो है तमाम सारी चीज़ें की गई थी, मतलब कि किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ जो है साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा जो कंपनी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया था, लेकिन चीन के साथ वह चाय का व्यापार कर सकता था और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार भी खोल सकता था। यह जो है कब किया गया, 1813 ईस्वी में। वहीं 1833 की बात की जाए तो 1833 ईस्वी में बहुत सारे कार्य किए गए। 1833 जो का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या किया गया है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे और अब कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन रह गया था, भारत पर शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। इसी प्रकार तमाम सारे कार्य किए गए थे। ठीक, 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था इसमें बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो है नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले थे लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद भी कहा जाता था। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये थे आपके क्या मेरे प्यारे दोस्तों चार्टर अधिनियम जो कि 4 बार एक प्रकार से आए आपके। पहला कौन सा है 1813 का, दूसरा कौन सा 1833 का, तीसरा कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों 1853 का। एक पहला जो आपका था वह 1793 में आया था, 1793 में पहला, दूसरा 1813 में, तीसरा आपका 1833 में और चौथा आपका क्या आया था 1853 में। आगे समझते हैं
अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी? मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 ईस्वी में की गई थी। 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था कब? 1919 में, तब मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक, मैकाले समिति की नियुक्ति तब भी की गई थी 1919 में, और 1854 में भी मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। 1854 में, क्योंकि जो है चार्टर अधिनियम जो था 1853 का, उसी में ही जो है लॉर्ड मैकाले की जो एक प्रकार से जो है समिति की नियुक्ति की गई थी, तो 1854 ईस्वी में। ठीक, आगे आपका भारत शासन अधिनियम कब से लागू किया हुआ? तो भारत शासन अधिनियम कब से लागू हुआ? 1858 ईस्वी से भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक, अब 1858 में जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो है क्या कहा गया कि भारत का संबंधी मतलब 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हो गई थी, आपको पता होगा। 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी के जो है हाथों से जो है पूरा का पूरा बागडोर छीन ली गई, और अब ब्रिटिश सरकार पूरा का पूरा हम पर कब्जा मतलब कि एक प्रकार से पूरा प्रभुत्व स्थापित करने लगी। भारत शासन मतलब भारत का शासन कंपनी को से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा होते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा मतलब कि मनोनीत होते थे। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें थी। ठीक, तो आगे समझते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से मैं प्रश्नों को देखने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा डीपली बताऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। फटाफट से हम आगे प्रश्नों को चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1858 ईस्वी एवं जो है प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्या भारत के क्या भाई प्रथम वायसराय, क्या प्रथम वायसराय कौन थे भारत के? तो प्रथम वायसराय कौन थे मेरे भाई? तो भारत के जो प्रथम वायसराय, और ध्यान रखेंगे 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम जो है एक प्रकार से बदला गया था। कब? तो 1773 ईस्वी में बदला गया था मेरे प्यारे दोस्तों। 1773 ईस्वी में जो बदला गया था, जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। धीरे धीरे उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद में यहाँ पर बदल दिया गया, क्या अब बदल दिया गया 1858 ईस्वी में, क्या बदल दिया गया कि अब जो है भारत में जो है क्या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो गवर्नर जनरल होते थे उनको क्या कहा जाने लगा था? वायसराय की उपाधि से सम्मानित मतलब कि सम्मानित किया जाने लगा था। तो भारत में मेरे प्यारे दोस्तों अब कौन होने लगे थे? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और इस प्रकार से जो है इस समय बात की जाए, इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय यही थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में लागू हुआ था, 1892 में भी लागू हुआ था, 1909 में भी लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कब कब मेरे प्यारे दोस्तों? 1861 ईस्वी में, 1892 में, और 1909 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम जो है जो 1861 का था, उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। विभागीय प्रणाली का जो है प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सारे के सारे कार्य किए गए थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। वहीं और तमाम प्रकार के कार्य किए गए थे। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा थे एक, उसमें पटियाला के एक महाराजा थे, और सर दिनकर राय को क्या किया था? विधान परिषद में मनोनीत कर दिया था कि विधान परिषद में जो भारतीय होंगे, 3 भारतीय, बनारस के राजा एक है, और पटियाला की महाराजा, और सर दिनकर जो है राव, इनको विधान परिषद में क्या किया था? मनोनीत किया था। किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने करा था? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहले जो है वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके, आगे समझते हैं। 1873 का जो अधिनियम आया था, 1873 में एक भी अधिनियम आया था, और उसके बाद में तमाम प्रकार के अधिनियम आते रहे हैं, तो उनको ज़्यादा समझेंगे, वो उतना डीपली नहीं आपसे पूछेगा एग्जाम्स में। आगे समझते हैं। अगला है आपका 10वां नंबर प्रश्न, कौन से गवर्नर जनरल ने सन 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों मतलब बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया था। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों 1857 के बाद से मतलब 1858 ईस्वी से ही बागडोर कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन ने एक प्रकार से अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन औपचारिक रूप से मतलब एक प्रकार से जो है औपचारिक और अनौपचारिक आप समझते होंगे ना। औपचारिक मतलब होता है कानूनी रूप से, ठीक ठाक रूप से, एक संस्था के माध्यम से। लेकिन वैसे अगर बात की जाए अनौपचारिक
औपचारिक रूप से तो 1858 में ही ख़त्म कर दिया गया, लेकिन औपचारिक रूप से 1884 में 1 जनवरी को। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर दिया गया है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री का कब घोषित किया गया था? शाही उपाधि अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 26 अप्रैल 1876 ईस्वी को जो है क्या किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की क्या किया गया था, सम्राज्ञी मतलब कि सम्राट की पत्नी घोषित किया गया था। मतलब सम्राज्ञी मतलब एक प्रकार से बड़ा पद होता है, जैसे सम्राट कोई होता है, जैसे राजा जो होता है, कोई राजा होता है, कोई सम्राट होता है, सम्राट बड़े राजा को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से सम्राज्ञी जो है वह कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, उन घोषित किया गया भारत का कब घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को, तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषित किया गया था। ठीक, वही बात करें यहाँ पर शाही उपाधि कब जो है लागू की गई, तो 1876 ईस्वी में शाही उपाधि जो है एक प्रकार से शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया था। ठीक, और शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा पत्र के द्वारा इसी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि जो महारानी विक्टोरिया होंगी वह भारत की सामग्री होंगी। ठीक, आगे समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन माने जाते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो माने जाते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम वायसराय मतलब प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और वायसराय कौन थे? 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले जो थे और लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मार्ले जो थे मेरे प्यारे दोस्तों भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे, और वायसराय कौन था भाई, तो लॉर्ड मिंटो जो थे वह वायसराय थे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न देखें, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? भारत सचिव कर सकता है। ठीक, मतलब कर सकता था पहले। आगे समझते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर देखेंगे, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब और किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? मतलब भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब और किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का क्या किया गया था, अधिकार प्राप्त किया मतलब कि दिया गया था। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कुल मतलब कि कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे? तो भारत शासन अधिनियम से जिससे हूबहू संविधान में बहुत सारे जो है संविधान मतलब कि अनुच्छेदों को रख लिया गया है, लगभग जो है 250 या 300 से अधिक संविधान मतलब कि अनुच्छेदों को भारत शासन के अधिनियम से हूबहू या फिर कुछ उसमें संशोधन करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो 10 अनुसूची शामिल थी भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत और 321 अनुच्छेद थे उस समय। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है एक प्रकार से क्या किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्वीकृति जो मिली थी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई थी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर, भारत एवं पाकिस्तान नामक दो जो है अधिराज्य कब बने थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बने थे। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब और किस पार्टी ने दिया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब और किस पार्टी ने दिया था? तो 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने दिया था। 1924 ईस्वी में कब किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। 24 नंबर प्रश्न देखें,
भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब और उस समय कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? भाई देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? 1946 ईस्वी में, जुलाई का महीना था। और उसमें जब जो है जो उस समय कैबिनेट मिशन आया था जो कि इंग्लैंड से, उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न समझिए सभी लोग फटाफट से। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखें यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न देखें, संविधान सभा का चुनाव कब और किस योजना के अनुसार हुआ? संविधान सभा का चुनाव कब और किस योजना के अनुसार हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी, जुलाई संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 389 सदस्य थे। ठीक, ध्यान रखेंगे किस योजना के अनुसार हुआ, तो 389 सदस्य थे उसमें। ध्यान रखेंगे किसमें? संविधान सभा के चुनाव में। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। तो 389 सदस्य उस समय थे, उस योजना के आधार पर किया गया था। ठीक, देखते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? तो 9 दिसंबर, क्या भाई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में सबसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर है उसके पुस्तकालय में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग और अस्थायी मतलब कि अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपसे पूछेगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, मौलिक अधिकारों और एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो भाई कौन से थे? तो कौन से थे मतलब 3 लोगों ने जो है एक प्रकार से मना कर दिया था। देशी रियासत थी हैदराबाद, जूनागढ़ और क्या? जम्मू कश्मीर। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति एवं राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति एवं संघ जो है शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसके? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक जो है अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई कौन थे इसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके सलाहकार कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी.एन. राव थे। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किस प्रकार किया गया था? संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधि थे उनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किस प्रकार किया गया था? तो 213 जो थे वह सामान्य वर्ग के थे, और उसके बाद में 79 लोग जो थे वह मुस्लिम थे, और 4 लोग जो थे वह सिख समुदाय से बिलोंग करते थे।
अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा के जो है सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 थी। कितनी थी मेरे प्यारे दोस्तों? 33 थी। कितनी थी? 33 थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, संविधान सभा में एक्चुअली में 15 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। तो प्रश्न आपसे बन सकता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 15 महिला थी। कौन कौन महिला का क्या नाम है आपके? तो महिलाओं का नाम मेरे प्यारे दोस्तों है जो है अम्मू स्वामीनाथन थी, जो है एनी मैस्करीन थी, बेगम एलाल रसूल थी, दक्षयानी जो है बेल्लादून थी, और जी दुर्गाबाई थी, और हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, आपकी लीला रे थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी भी शामिल थी, रेणुका राय शामिल थी, और सरोजिनी नायडू शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर शामिल थी, और सुचेता कृपलानी शामिल थी, और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल थी। तो ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में महिला सदस्य थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन और कब निर्धारित हुए? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुन लिए गए थे। ध्यान रखेंगे, पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तब क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तब अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो तब अध्यक्ष अस्थायी रूप से सबसे वृद्ध थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बना दिया गया था। 2 दिन के बाद में फिर से बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर को। उस दिन किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा की कार्यवाही किसके जो है उद्देश्य एवं कब से प्रारंभ हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी के उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से शुरू की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 1947 ईस्वी में। 29 अगस्त 1947 ईस्वी में 7 सदस्यों की कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। ठीक, आगे देखते हैं, 1947 में 29 अगस्त को जो है 7 सदस्यीय जो कमेटी थी उसकी शुरुआत हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रारूप समिति के दूसरे यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु के बाद में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर BR की मृत्यु के बाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था 1948 ईस्वी में। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न, देश का बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? देश का बंटवारा हो जाने के बाद में भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 324 थी। कितनी थी? 324 थी। 235 स्थानीय प्रांत से आए थे यानी स्थानीय प्रांत से, और 89 देसी राजाओं के से थे, मतलब देसी रियासतों से थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में देश विभाजन के बाद में संविधान सभा का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। अगला, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी या पेश करी थी? तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी थी, मतलब सौंप दी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन कब से और कब तक चला? तो संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन कब से कब तक चला मेरे प्यारे दोस्तों? तो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक चला पहला वाचन संविधान सभा का। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में संविधान का दूसरा और तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो दूसरा और तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो भैया दूसरा वाचन जो था वह 15 नवंबर से लेकर के 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। तीसरा वाचन जो था आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के आपका जो है 26 नवंबर 1949 तक चला तीसरा वाचन। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान वाचन के समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान वाचन के समय संविधान सभा के कितने सदस्य जो है थे उपस्थित थे उस समय? 224 सदस्य जो है उपस्थित थे। ठीक, कितने सदस्य उपस्थित थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1 मिनट रुकिएगा, 224 है या 284 है, इसको देख ले थोड़ा, 1 मिनट, 284 है। ओके, 284 सदस्य क्या थे? उपस्थित थे। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, फटाफट से देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल के भी अध्यक्ष थे, विदेशी मामलों के भी मंत्री थे और वैज्ञानिक शोध के भी एक प्रकार से यही जो है देखते थे। तो देखते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 50 नंबर, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस और कितना रुपया खर्च ये व्यय हुआ था? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस और कुल कितना रुपया व्यय हुआ था? तो 114 दिन तक बहस हुई थी और लगभग, मेरे प्यारे दोस्तों, बात की जाए, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,63,96,729 रुपये का यहाँ पर खर्चा हुआ था। 114 दिन तक बहस हुई थी संविधान सभा कि संविधान बनने को लेकर के। आगे देखते हैं 51 नंबर, संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब जो है पारित किया गया था? संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न देखें। 52 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न देखें, संविधान को जब पारित किया गया था तब इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 22 भाग थे शुरुआत में, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? नेक्स्ट प्रश्न है। तो 22 भाग अब भी है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन 3 भाग जो थे बढ़ गए थे, 25 हो गए थे, लेकिन फिर 3 भाग कट गए थे, तो कुल मिलाकर के 22 भाग अभी बचे हैं। ठीक, और 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद है मूल रूप से, लेकिन जो है लगभग बात की जाए तो उसमें का खा करके वृद्धि हुई है, कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसमें का खा करके परिवर्तन कर दिया गया, का खा या फिर 1 2 करके ABCD इस प्रकार से परिवर्तन हो गया है और संविधान में अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ी है। ठीक, लेकिन बात की जाए तो अब वर्तमान में 460 से अधिक संविधान में एक प्रकार से अनुच्छेदों की संख्या है, लेकिन उसमें जोड़ा कैसे गया है? जैसे कि जोड़ दिया गया कि 300 का हो गया या फिर जो है 21 का 21 का खा, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। ठीक, संविधान संशोधन के माध्यम से। और 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूचियाँ जो है एक प्रकार से नई जुड़ी हैं। ठीक, भारतीय संविधान में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है जो है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, संविधान के कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था? तो भाई संविधान जो है लागू जब किया गया था तो कुछ ऐसे जो है एक प्रकार से बात की जाए, कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे 1949 ईस्वी में भी। बाकी संविधान को कि रखा गया था कि जो है 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, क्योंकि उसी दिन 1930 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में क्या किया था? झंडा फहराया था। ठीक, और उसी दिन स्वाधीनता संग्राम कि स्वाधीनता दिवस भी मना लिया था। तो कहीं ना कहीं पे उस डेट को याद करने के लिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना लिया था उसी समय, उसी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। वैसे बन करके तैयार आपका 26 से पहले भी हो गया था, 49 में ही तैयार हो गया था। ठीक, लेकिन 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था, जितना तैयार कि आपका लागू मुख्य चीज़ें थे। जैसे कौन कौन से लागू किए गए थे? तो 15 जो है अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। पहला अनुच्छेद 5 लागू कर दिया गया था, 7 लागू कर दिया गया था, 6 लागू कर दिया गया था, 8 9 10 कि 9 तक लागू कर दिया गया था। कि जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है उसको लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 60 लागू कर दिया गया था, 324 लागू कर दिया गया था, 366 लागू कर दिया गया था, 367 लागू कर दिया गया था, 369 लागू कर दिया गया था, 380 लागू हो गया था, 388, 391, 392, 393, ये सारे के सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, ध्यान रखें। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया था? कब किया हुआ? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था, मई के महीने में।
भारत ने, अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया था। अगला प्रश्न है भारत ने अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय जो है गान अपना लिया था। अगला 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, 60वां नंबर प्रश्न आपके सामने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान जो है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है, अनुच्छेद 32 को। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 61 नंबर, संविधान में लिखी किन बातों को न्यायालय नहीं परिवर्तित कर सकता? तो संविधान में जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। कौन मेरे प्यारे दोस्तों? न्यायालय भी नहीं परिवर्तित कर सकता और ना ही तो संसद परिवर्तित कर सकती है प्रस्तावना को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुआ है जो है परिवर्तन भी हुआ है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय कब और किसके कारण हुआ था? तो 1957 ईस्वी में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जो है मदन गोपाल जो है विवाद आया था, एक केस था, इस केस के माध्यम से बातें जो है सामने आई थी। ठीक, तो प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा इस मामले में बताया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों रखने का प्रयास करता हूं। अगला प्रश्न जो है बेरूबाड़ी, उसके बाद में बेरूबाड़ी वाद आया था 1960 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। संविधान की प्रस्तावना को एक प्रकार से क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये भारत की क्या है? प्रस्तावना है। तो इस प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह बात कब आया था? तो यह निर्णय आया था, न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि जो है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जो था वह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में आया था, जो कि 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। लेकिन इसके बाद में बेरूबाड़ी यूनियन वाद आया 1960 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक, यह बात 1960 में बताई गई थी। बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। बेरूबाड़ी वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद जो है या विधायिका, संसद में विधायिका एक ही चीज़ होती है, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय की केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्यवाद का केस आया, तो कि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया 1773 ईस्वी में, तब कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी संसद जो है उसमें संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा एक प्रकार से बताया कि मूल ढांचा का सिद्धांत एक दिया, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी और कहा कि प्रस्तावना एक प्रकार से क्या संविधान का मूल ढांचा है। ठीक, तो संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। जैसे कि बात की जाए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में, उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जो है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था, संशोधन कर सकती है लेकिन नकारात्मक रूप से संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा संशोधन कर सकती है भारतीय संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में संसद, जैसा कि एक प्रकार से उसमें वृद्धि हो रही, जैसे कि अखंडता जोड़ दिया गया तो एक प्रकार से प्रस्तावना में वृद्धि हुई, सब प्रस्तावना और मजबूत हुई। आज पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, समाजवादी जुड़ गया, तो इससे क्या हो, उसमें थोड़ी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से जो संशोधन हो सकते हैं, बाकी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक, यह क्लियर हुआ। आगे समझते हैं प्रश्नों को थोड़ा सा।
तो क्लियर हो गई बात ना, अब इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा ना आपको। बेरूबाड़ी यूनियनवाद कब आया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1960 ईस्वी में आया था। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा निरस्त जो है मूल ढांचा सिद्धांत किस वाद में दिया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया था 1973 में जो केस हुआ था। आगे देखते हैं 65, देखते हैं 65 जो है क्वेश्चन नंबर 65, किस संविधान में से मतलब किस संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान या लघु संविधान के नाम से किसे जानते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों किसको जानते हैं हम, तो लघु संविधान को यानी छोटा संविधान के नाम से हम जानते हैं किसको मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसको जानते हैं, तो हम 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही जानते हैं। ठीक, आपसे एग्जाम से जरूर पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से कौन सा संशोधन संविधान का जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का। अब थोड़ा हम कुछ ऐसे प्रश्न दे लेने का प्रयास करेंगे। आगे देखते मतलब थोड़ा सा मैं बता भारतीय संविधान में एक प्रकार से लिए गए विदेशी स्रोत को समझते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, यहाँ से तमाम सारे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बाद में फिर प्रश्नों की कतार आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले समझिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान जो है क्या है, बहुत सारे विद्वानों ने बताया कि यह उधार का थैला है, पंचमेल खिचड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लगभग जो है बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा गया, 60 से अधिक संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद में जो है संविधान निर्माताओं ने संविधान को जो है लिखा। ठीक, तो उसमें विभिन्न देशों के संविधान में जो जो अच्छी बातें लगी उसको हमने अपने संविधान में ग्रहण की है। उसी के तहत जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के तहत जो है अमेरिका के संविधान से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने इन बातों को लिया। कैसे, कौन कौन सी बातें, पहला तो मौलिक अधिकार जो है आपका, मौलिक अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद कब से कब तक लेकर के है मेरे प्यारे दोस्तों। मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद में क्या संकलित है आपका, तो मौलिक अधिकार हैं आपके, जो आपके एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं अंग्रेजी में। 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार आपके जो है संविधान में वर्णित हैं। ओके, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। ओके, पहले आपके 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार आपके बचे हुए हैं। जैसे बात की जाए आपका जो है पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका कब से कब तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 1922 तक है। तीसरा अधिकार आपका है मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक है। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 23 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, उसकी आत्मा का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के रिट वगैरह जारी किए जाते हैं, तो वह जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को रखा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, आगे समझते हैं। तो भैया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया आपका, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहाँ से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता का पद, तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से, तो यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा, मतलब कि कैसे, मतलब वित्तीय आपातकाल कब किया जाए या कहाँ से लिया गया, तो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अपने भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर देश आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व को लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लगातार एग्जाम से प्रश्न पूछता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो हुई वह भी आयरलैंड के संविधान से ही हमने ग्रहण की अपनी भारतीय संविधान में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला है आपका दूसरी चीज़ क्या ली गई है आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में जो विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं उन व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है, मतलब मनोनीत किया जाता है। कहाँ पर भाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कि साहित्य, कला और विज्ञान से या फिर समाज सेवा से होते हैं। तो वह सब, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो जो है आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है।
आगे देखते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें, जैसे कि बात की जाए ब्रिटेन के संविधान से, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता और विधि का शासन मतलब विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। और आपकी बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से, आपातकाल में परिवर्तन के दौरान मतलब आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां भी जो है जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। कनाडा से मेरे प्यारे दोस्तों संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं होंगी, या भी वहीं से कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति विभाजन कनाडा से। ओके, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो कि 368 अनुच्छेद में शामिल है, वह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। प्रश्न समझते हैं थोड़ा सा इसको लेकर के। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है भाई, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मतलब कि कौन कौन से तत्व लिए गए हैं? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध लिया गया है, शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, आपातकाल के दौरान, आपातकाल परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से। कि जब आपातकाल लगा होता तो मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 रहता, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब मतलब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का संविधान का क्या नाम है? बीमर संविधान नाम है जर्मनी के संविधान का, बीमर या वाइमर। अगला प्रश्न है, कनाडा के संविधान से कौन कौन से अंग लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से कौन कौन से अंग लिए गए हैं? तो पहला सोचिए, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होंगी, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो होगी, यह भी कनाडा के संविधान से है। संघ एवं राज्य के बीच में संबंध, शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और समवर्ती सूची कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। केंद्र मतलब कि संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन जो है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। 368 ईस्वी मतलब कि 368 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम्स में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 368। ओके, यानी 368। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न आपके सामने, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मतलब कि किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। आगे देखते हैं, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण की गई भारतीय संविधान में। 73 नंबर प्रश्न देखें, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा का क्षेत्र दिया गया। तो भाई संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक, नेशनल कैपिटल रीजन्स, यानी कि आप देखेंगे NCR जिसको कहते हैं, नेशनल जो है कैपिटल जो है रीजन्स। ओके, तो यह 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? तो भाई 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा रहा, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो पहले 97 विषय थे, अब कितने विषय मेरे प्यारे दोस्तों? तो 100 विषय हैं। कहाँ पर? संघ सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और क्या? समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, 3 प्रकार की कितनी क्या होती हैं? सूचियाँ होती हैं। अनुसूची वगैरह आपको 7 एक प्रकार से 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर जो है, जो दूसरी ये सूची जो है, ये दूसरी सूची है जो मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। ठीक,
संघ सूची जो होती है इस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार नहीं, संघ सरकार बना सकती है। ठीक, पहले इसमें 97 विषय थे और अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। दूसरा, राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची में मेरे प्यारे दोस्तों राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित में मतलब कि संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और जब ऐसा हो कि किसी एक विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना दे और केंद्र सरकार भी कानून बना दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो केंद्र वाला कानून होगा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून होगा, वह मान्य होगा। ठीक, और ध्यान रखेंगे अब इसमें पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? तो पहले राज्य सूची में मेरे प्यारे दोस्तों 66 विषय थे, लेकिन 61 विषय अब बचे हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, 76 नंबर प्रश्न के और अपनी दृष्टि को फैलाइए भाई। समवर्ती क्या दिया है? समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कौन कौन से मतलब कि सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। समवर्ती सूची का प्रावधान मतलब कि किस राज्य के संबंध में नहीं है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य मतलब कि किस राज्य के संबंध में नहीं है? जम्मू कश्मीर के संबंध में नहीं था समवर्ती सूची का प्रावधान, लेकिन अब हो गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम जो हैं? 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम है। कितने हैं? 284 अधिनियम है आपकी के कौन? 9वीं अनुसूची में। ठीक, ध्यान रखेंगे 9वीं अनुसूची में कितने अनुच्छेद हैं भाई? 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में हुआ था, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची आपकी। किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंध रखती है 10वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे जो 7वीं अनुसूची है उसी में संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस मतलब अनुसूची में मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में मिलता है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, चूँकि 8 ही अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में, बाद में 4 आई हैं, तो उन्हीं 4 कब कब जोड़ी गई देखिए। तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। ओके, अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो 29 विषय प्रदान किए गए थे। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के ही था। अब 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1993 में। ठीक, और 11वीं अनुसूची जो है आपकी वह किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जबकि जो है 12वीं अनुसूची जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन हुआ वह नगर पालिका वगैरह से। ठीक, अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक पहला कौन सा होता है? लोकसभा, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक, ध्यान रखेंगे लोकसभा जो होती है इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। ठीक, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। जो लोकसभा होती है उसको हम निम्न सदन कहते हैं, जो राज्यसभा होती है उसको हम उच्च सदन कहते हैं। अब भैया पूछोगे लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या क्या होती है हर 5वें वर्ष भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती। ठीक, इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 1 मई 1960 ईस्वी को कौन से राष्ट्र का गठन हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 जो है मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का गठन हुआ था।
आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से राज्य का गठन, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया था। और तेलंगाना का जो है गठन किया गया था। किससे अलग हुआ था तेलंगाना मेरे प्यारे दोस्तों, तो हैदराबाद से अलग हुआ था। आगे देखते हैं, भारत का 28वां राज्य कौन सा है और यह कब बना। तो भारत का 28वां राज्य कौन सा आपका, झारखंड था, बिहार से अलग हुआ था यार, ठीक ध्यान रखेंगे। 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना था। 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था, कौन, झारखंड। ओके, आगे देखते हैं, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड का मेरे प्यारे दोस्तों गठन आपका हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका गठन मतलब कि एक प्रकार से इसका गठन किया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 27वां संविधान, सॉरी हाँ 27वां देश था यार। ओके, 28वां देश जो है, 28वां राज्य कौन था, झारखंड। 27वां राज्य कौन था तो उत्तराखंड था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को कौन से राज्य का गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। 26वां जो है राज्य था यार, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, गोवा। गोवा 25वां राज्य है बनने वाला। इसका गठन किस तारीख को हुआ था भाई, 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न देखें, जो है रामुलु मृत्यु, क्या भाई दिया गया है, रामुलु की मृत्यु कितने दिन के अनशन के बाद हुई थी, कब हुई थी। तो 58 दिन के बाद, 58 दिन तक उन्होंने, रामुलु ने क्या किया था, अनशन किया था। भाषाई आधार पर जो है उसको लेकर के, किसको लेकर के, जो है राज्य को लेकर के, भाषा के आधार पर जो है राज्य को बांटा जाए, मतलब कि राज्य का गठन किया जाए। इसको लेकर के जो रामुलु थे वह 58 दिन तक अनशन किए हुए थे, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर 1952 को, कब भैया, तो 15 दिसंबर 1952 को। फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखिए, कंटेंट तैयार करने में, एक शब्दों को लिखने में। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है 95 नंबर प्रश्न। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है। प्रथम राष्ट्र कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो जुलाई 1956 ईस्वी के आसपास, जुलाई 1956 ईस्वी के आसपास राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद के में दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया भाई, संविधान के 1 से लेकर के 4 तक। जब संविधान 1 पढ़ेंगे और 4 तक पढ़ेंगे तो उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक ध्यान रखेंगे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक सम्मिलित है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। ओके, अगला है आपका 98 नंबर प्रश्न, नागरिकता जो है संबंधित प्रावधान, नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है संविधान में क्या सम्मिलित है, नागरिकता सम्मिलित है। तो भाग 1 कहाँ भाई, भाग 1 है होगा 5 से लेकर के, अनुच्छेद 1 से लेकर के मतलब अनुच्छेद 4 तक जो है भाग 1 होता है, भाग 1 होता है। भाग 2 जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका, भाग 2 के अंतर्गत क्या होते हैं, 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता होती है। भाग 3 जो है आपका 12 से 51, 12 से 51 भाग 3 है, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित हैं। और जो भाग 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और भाग 4 का जो का है, यानी 51 का अनुच्छेद 36 से 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में। 51 का में जो है मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया, सॉरी मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, जो कि हर एक परम भारतीय का परम कर्तव्य होगा, चूँकि वह करे उसको मौलिक कर्तव्य को। चूँकि अगर मौलिक अधिकार आप ले रहे हैं भाई सरकार से, तो आपको कर्तव्य कुछ ना कुछ करना होगा। तो वही कर्तव्य करने के लिए आपको बताए गए हैं, लगभग 11 कर्तव्य आपके उसमें संकलित हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हर जो है आप जब सरकारी किताब देखेंगे तो उसके पीछे दफ्ती पर लिखा हुआ होता है, मतलब कि आगे लिखा हुआ होता है, पीछे भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार दिया गया है।
नीति निर्देशक तत्व किस में दिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वह भारतीय संविधान के 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है यूएस के संविधान से, जो है यूएसएसआर मतलब कि रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपको, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से है। और मौलिक अधिकार जो है आपका किसी संविधान मतलब कि संविधान से लिया, किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक, भारतीय संविधान में जो भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भैया? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भाग 3 को कहा जाता है, जो कि क्या है? मौलिक अधिकार है। 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में चीज़ें बताई गई थी। मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों के बारे में मांग उठी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे जो कि हमने आपको बताए और आसानी से आपने समझा। तो लगभग आज की वीडियो के अंतर्गत हमने मेरे प्यारे दोस्तों 150-200 से अधिक प्रश्नों को समझ लिया है। बीच में हमने बहुत बातें आपको बताई हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एक प्रकार से आपका रिवीजन कुछ हो गया होगा, कुछ तो मात्रा में आपने जानकारी ग्रहण नहीं करी होगी। अगर कुछ भी मात्रा आपके मतलब कि कुछ दिमाग में आपके गया हो, कुछ बताई गई बातें, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से तो फिर मिलेंगे हम कल रात 9 बजे इसके आगे के प्रश्नों के साथ, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए 102 से लेकर के प्रश्न आपके जो है शुरुआत होगी वहाँ पर अगले में। उसके बाद में फिर हम और आगे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्या होगा, सीरियल से एकदम से मैं शुरुआत से उठाया हूँ और आपके सामने प्रश्नों को बनाया हूँ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे आपके सामने लगभग 5 मतलब कि 6-7 दिनों के अंतर्गत आप आसानी से सारे के सारे जो भी प्रश्न आपके बनना चाहते थे संविधान को और राज्य व्यवस्था को लेकर के, वहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो थी सारी चीज़ें जो हमने आपको बता दी। तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी PDF जो होगी मैं टेलीग्राम पर जल्दी 2-3 दिनों में अपलोड कर दूँगा। इसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें सम्मिलित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण याद नोट्स हैं हमारे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। नोट्स आपको ये वाला जो मेरा है ये नोट्स से बिल्कुल फ्री में आपको दे दूँगा। ध्यान रखेंगे। 100 प्रश्नों की कतार आपने समझ ली और इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे आपको अगले 100 प्रश्नों के साथ में। ठीक, अगले रात 9 बजे। ठीक, कल रात 9 बजे। तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।